देखिए चलिए भाई, अब आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ भाई, ये एक सामान्य स्त्री है जिसको हमने एक्स से शो किया है, ये इसका जीनोटाइप होता है। और ये एक रोगी पुरुष है जिसको हम एक्स सी और वाई से शो किया है, ठीक है। हाँ, तो इन दोनों के बीच जब इस सामान्य स्त्री का विवाह अगर हम एक रोगी पुरुष से कराएं तो इसकी जो संतानें होंगी वो इस प्रकार होती है ना। अब इनको हम देख लेते हैं कि कोई रोगी तो नहीं है। तो आप देखेंगे आपके दिमाग में ये शब्द आ रहा होगा, एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर यहाँ भी तो x के ऊपर c लिखा हुआ है, तो ये भी रोगी है ना। लेकिन आप बात को समझने की कोशिश कीजिए कि महिला के पास 2x गुणसूत्र होते हैं, 2x गुणसूत्र होते हैं। तो देखो एक ही गुणसूत्र के ऊपर c है, जबकि दूसरा जो x गुणसूत्र है वो नॉर्मल है। कैसा है? नॉर्मल है। नहीं आई बात समझ में? बताओ नॉर्मल है कि नहीं, है ना। तो आपको मैं एक बात यहीं से बता दूं कि वर्णांध रोग से जो ग्रसित होती हैं वो हमेशा पुरुष होते हैं। ज्यादातर महिलाएं बहुत ही रेयर चांस में ग्रसित होती हैं वर्णांध रोग से। क्यों? क्योंकि इनके पास 2x गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और नरों के पास केवल एक ही x गुणसूत्र होता है। अगर इस पर भी अप्रभावी जीन आ जाए तो वो 100% वर्णांध रोगी रहेगा। लेकिन महिलाओं के एक x गुणसूत्र पर ये अप्रभावी जीन आ जाए तब भी वो नॉर्मल होती हैं, अर्थात उनमें लक्षण शो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनके पास जो दूसरा x गुणसूत्र है उसके पास तो जीन प्रेजेंट है, तो ये बना देगा उसके लिए कोशिका। सब समझ में आ रही बात? हाँ, तो देखो इसके जो सभी लड़के लड़कियां थी वो कैसे हैं? नॉर्मल हैं। कैसे हैं? नॉर्मल। बताओ सामान्य है कि नहीं? है ना, सभी सामान्य। और हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था? हम इसकी वंशागति देख रहे हैं वर्णांधता की। तो वंशागति में आपको सबसे पहले ये बता के चलना है कि अगर हम पहले एक नॉर्मल फीमेल का एक रोगी पुरुष से शादी कराएं तो उसकी सभी संतानें कैसी होती हैं? सामान्य। अब वो नेक्स्ट पॉइंट में उसने क्या कहा है? नेक्स्ट पॉइंट में उसने कहा है कि इस वर्णांध पिता, अब ये चारों संतानें हैं तो उनका पिता ये है, माता ये है ना। तो वो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि वर्णांध पिता की इस पुत्री, अब पुत्री यहाँ पर 2 है, देख लीजिए आप, बताओ ये और ये है कि नहीं। तो इस पुत्री का जीनोटाइप थोड़ा अलग है, अगर आपको पता हो तो। दोनों ही पुत्रियों का जीनोटाइप इससे अलग दिख रहा है आपको, है ना। तभी तो वो कहता है कि इस रोगी पिता की पुत्री, तो पुत्री का जीनोटाइप हम यहां ले लें, ये है। इसकी शादी अब आप नॉर्मल पुरुष से कराइए। नहीं आई बात समझ में? मैंने थ्योरी में आपको 2 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट तो इस आरेख से क्लियर है, और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इस वर्णांध पिता की पुत्री का विवाह अगर हम एक सामान्य पुरुष से कराएं, अरे सामान्य पुरुष का मतलब ये नहीं है कोई सीधा साधा पुरुष हो, ठीक है। हाँ, कि ये कोई बदमाश है और ये कोई सीधा साधा है। कहने का मतलब है एक सामान्य पुरुष का जिसमें डिजीज नहीं है, ठीक है। हाँ, तो देखिए अब इसकी वंशागति देख लेते हैं, इसमें क्या होगा। बिल्कुल इसी प्रकार आप सभी जानते हैं ना ऐसे करना। तो बिल्कुल जैसे हमने मनुष्य में लिंग निर्धारण वाला आरेख किया था, बिल्कुल इसी प्रकार इनमें वंशागति आरेख कर सकते हैं ना। देखिए अब ये वर्णांध पिता की पुत्री थी, ये वाली, और इसकी शादी हमने एक नॉर्मल पुरुष से कराई, है ना। तो नॉर्मल पुरुष से कराई तो इसमें जो जीनोटाइप है संततियों के
वो बिल्कुल इस प्रकार आएंगे ना। तो इनके एक बार रिजल्ट देखिए। देखो XCX ये नॉर्मल है ना, महिला लड़की है, नॉर्मल है। यहां जरा ध्यान दीजिए आप, XC और Y ये कौन है, लड़का है। क्या है, लड़का। इसका जीनोटाइप क्या कह रहा है कि इसके X गुणसूत्र के पास अप्रभावी जीन है। तो ये कैसा होगा भैया, वो लड़का रोगी होगा। कैसा होगा, रोगी। और ये दोनों कैसे हैं, सामान्य हैं बिल्कुल। नई बात समझ में मेरी। तो मैंने थ्योरी में आपको यही तो बताया था कि यदि सामान्य स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष से हो तो इसकी सभी संतानें सामान्य होती हैं, लेकिन इस वर्णांध पिता की पुत्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से हो तो इसके लड़के कैसे होते हैं, वर्णांध होते हैं, या मैं कहूँ रोग ग्रसित होते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं रोग ग्रसित होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, ठीक है। हाँ, तो ये थी इसकी वंशागति। अब देखो बिल्कुल इसी प्रकार की वंशागति चलती रहती है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि इस परिवार में, इसमें अगर ऐसी कंडीशन है तो इस परिवार में कोई भी रोगी व्यक्ति नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इस परिवार की जो लड़की है ना, जहां जाएगी वहां रोगी व्यक्ति होगा, ठीक है। हाँ, इस परिवार में नहीं होगा। देखो ये तो एक परिवार है कि नहीं, परिवार है ना। अब इसने क्या किया, अपनी लड़की की शादी कहीं कर दी, तो ये कोई और दूसरी जगह का परिवार है, तो इस परिवार में जाकर वर्णांध पुरुष मिलेंगे, जबकि यहां नहीं होगा, ठीक है। अब वंशागति सेम चलेगी। चलिए, इनका जो लड़का था इस परिवार का वो वर्णांध रोगी हो गया, ठीक है। अब इसकी शादी किसी एक नॉर्मल स्त्री से हो गई, ठीक है। अब इसके परिवार में कोई और नहीं होगा, केवल इन्हीं पेरेंट्स के हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसकी जो लड़की होगी वो कहीं और जाकर वर्णांध रोगी उत्पन्न करेगी। तो इस प्रकार वर्णांधता की वंशागति चलती रहती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ये आरेख बनाना बहुत जरूरी है, आपकी बुक में नहीं है आरेख, ठीक है। तो एक बार बनाओ इनको, नाम आप लिख लेना, जैसे ये महिला और ये पुरुष ना। बना लिए, चलिए दोनों बना लिए ना। अब इसको मैं एक रफ कर देता हूं, एक को। अब उसने दूसरे पॉइंट में क्या बात कही है वंशागति में, मैं आपको बता दूं। वंशागति में आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे। एक पॉइंट तो यही था जो मैंने पहले लिखा था, हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है उसमें वंशागति में, ये कहता है वर्णांध स्त्री का पिता वर्णांध व माता वाहक होती है। ये एक छोटा सा पॉइंट है। सेकंड जो पॉइंट है वंशागति का, वो क्या कहता है कि भाई वर्णांध स्त्री का जो पिता होता है, वर्णांध स्त्री का जो पिता होता है वो वर्णांध होता है, और माता कैसी होती है, वाहक। अब वाहक शब्द यहां पर आ गया तो मैं यहां क्लियर कर देता हूं। यहां पे क्या था, जो हम ये वाली कंडीशन लेके चल रहे थे ना, ये वाली, तो ये बताओ ये फीमेल है, क्या आप इसको रोगी कह सकते हैं क्या, नहीं कहेंगे। लेकिन रोग को फैलाने के लिए यही कंडीशन जिम्मेदार है ना, ऐसी कंडीशन, ये वाली कंडीशन तो जिम्मेदार नहीं है ना, है ना। और हम वाहक किसको कहते हैं, जो किसी डिजीज को फैलाने में मदद करे, उसको हम कैरियर बोलते हैं, है ना। तो
इस वाली कंडीशन में अगर कोई फीमेल होती है तो वह रोग की क्या होती है, वाहक होती है। क्या होती है, वाहक होती है। बात समझ में आ गई आपको वाहक की। तो मैं आपको बता दूं कि इस डिजीज में, कलर ब्लाइंडनेस में, हमेशा जो फीमेल होती है, स्त्री जो होती है, वो वाहक होती है, एक कैरियर की तरह काम करती है, और जो मेल होते हैं वो रोगी होते हैं। ठीक है। अब लेकिन इसने सेकंड पॉइंट क्या कह दिया, अब सेकंड पॉइंट इसने ये कह दिया कि अगर कोई स्त्री ही वर्णांध हो, अभी तक हमने रोगी स्त्री की बात तो नहीं की ना, लेकिन सेकंड पॉइंट में वो क्या कह रहा है कि अगर कोई वर्णांध स्त्री होती है तो उसका पिता वर्णांध होता है और उसकी माता कैसी होती है, वाहक। पॉइंट समझ में नहीं आया, ठीक है, आ रही देखते हैं। सुनो, वो ये कह रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन वाले पेरेंट हो इस प्रकार की, तो आप देखिए ये एक मादा है और ये नर है, ये वर्णांध रोगी आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और ये कौन है, वाहक। इनमें अगर विवाह होता है तो देखिए कंडीशन x के ऊपर c है और इधर से इधर होगा, तो बताओ ये वाली कंडीशन आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही क्या? मैंने एक ही लिया है, चारों प्रकार की संतान होंगी, चार, हमने एक का एग्जांपल लिया है। तो XC और XC का जब क्रॉस होता है तो इस प्रकार की कंडीशन आ सकती है ना। अब आप खुद समझदार है, आप इस कंडीशन को क्या नाम देंगे? यह एक वर्णांध स्त्री होगी, नहीं होगी क्या? होगी ना, क्योंकि इसके दोनों ही X गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन है। और ऐसा कब होता है? अगर एक वाहक स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष से हो, यानी कि पेरेंट इस प्रकार हो, जनक ऐसे हो कि माँ है वो तो वाहक है और जो पिता है वो वर्णांध रोगी है। तो ऐसी कंडीशन में उनकी जो लड़कियां भी होंगी वो भी वर्णांध रोग से क्या होंगी, ग्रसित होंगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो आप, मैं ये कहूं वाहक स्त्री और ये है रोगी पुरुष, ठीक है। तो इसका भी आप तुरंत आरेख बना सकते हैं। चारों रिजल्ट आप कर लेना, मैंने एक ही बनाया है, ठीक है, बना लो फटाफट। और इसके चारों रिजल्ट बना लेना, मैंने एक ही रिजल्ट शो किया है आपको, ठीक है, और चारों बनाओ भी, ठीक है। बना लिया? आराम से बना लेंगे ना? हाँ, चलिए। तो ये जो बात हुई है वह कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति के बारे में बात हुई है। किसके बारे में? कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति के बारे में। नहीं आई मेरी बात समझ में आ रही? कलर ब्लाइंडनेस की क्या देख ली हमने? वंशागति देख ली। आप आराम से समझ गए कि नहीं समझ गए कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति को? देखो एक बार मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में एक बेसिक कंसेप्ट है, वो क्या है कि X गुणसूत्र पर शंकु कोशिका बनाने वाले जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि डोमिनेंट होते हैं। अगर ये कोई कारणवश रिसेसिव हो जाए, यानी अप्रभावी हो जाए, तो उस व्यक्ति में शंकु कोशिका नहीं बनती हैं और वो रंगों में अंतर नहीं कर पाता, मुख्य रूप से लाल और हरे में, और उसको हम क्या बोलेंगे? वर्णांध पुरुष बोलेंगे या वर्णांध रोगी बोलेंगे। इसमें मादा हमेशा वाहक होती है और पुरुष हमेशा रोगी होते हैं। फिर आप वंशागति कैसे करेंगे कि सामान्य स्त्री का विवाह नॉर्मल पुरुष से हो तो उसकी सभी संतानें सामान्य होती हैं,
लेकिन इसकी पुत्री का विवाह हम नॉर्मल पुरुष से करें तो उसके लड़के वर्णांध होते हैं। सेकंड पॉइंट में कि वर्णांध स्त्री के पिता रोगी और माता बाहक होती है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो आप कलर ब्लाइंडनेस को भली भांति समझ में होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इस कलर ब्लाइंडनेस के कुछ निष्कर्ष हैं और आप उन निष्कर्षों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, 2-3 आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। अरे वहाँ कुछ नहीं है, वही है कि जैसे मादा बाहक होती है, पुरुष रोगी होते हैं। क्यों? क्योंकि मादा में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में 1 एक्स गुणसूत्र होता है ना। इस प्रकार के छोटे छोटे उसके निष्कर्ष से कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ। तो ये तो हमारी फर्स्ट डिजीज थी जिसको हम क्या कह रहे थे? कलर ब्लाइंडनेस कह रहे थे। ठीक है, अब सेकंड जो डिजीज है वह है हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया। ठीक है, अब हीमोफीलिया क्या है भाई? आपने इसका नाम बहुत सुन रखा होगा हीमोफीलिया का। ठीक है, तो हीमोफीलिया डिजीज क्या है? इसको हम ब्रीडर्स रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीडर्स रोग। ठीक है, एक मिनट, थोड़ी साइनिंग आ रही है। ठीक है, तो हीमोफीलिया, अच्छा हीमोफीलिया को हम ब्लीडर्स रोग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लीडर्स रोग, यानी कि ब्लड वाला रोग। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसके जो जीन होते हैं वो भी एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। ठीक है, एक्स गुणसूत्र पर। और अगर एक्स गुणसूत्र पर इसके अप्रभावी जीन आ जाए, अब इसमें पता क्या होता है? रुधिर का स्कंदन करने वाले जो कारक हैं, आपको पता है ना, रुधिर का स्कंदन करने वाले कारक, मैं बात कहूं मुख्य रूप से प्रोथ्रोम्बिन वगैरह की हैं, तो उन कारकों का निर्माण करने वाले जो जीन होते हैं ना, वो कौन से गुणसूत्र पर हैं? एक्स गुणसूत्र पर। ठीक है, अगर कोई कारणवश इस एक्स पर अप्रभावी जीन आ जाए, अप्रभावी, तो होगा क्या? इस व्यक्ति में रुधिर स्कंदन कारकों का निर्माण नहीं होगा। अब आप खुद समझदार हैं कि अगर इसमें ब्लड कोगुलेट फैक्टर का निर्माण नहीं हुआ तो आप मुझे बताइए इस व्यक्ति में ब्लड क्लॉट हो सकता है क्या? नहीं होगा ना, रुधिर का थक्का नहीं जमेगा। तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि जिस व्यक्ति में रुधिर का थक्का नहीं जमता है उस डिजीज को हम हीमोफीलिया कहते हैं। क्यों हुआ वही हीमोफीलिया डिजीज? क्यों? क्योंकि रुधिर स्कंदन कारकों का निर्माण करने वाला जो जीन है वो हमारे लिंग गुणसूत्र एक्स पर प्रेजेंट होता है, और अगर ये अप्रभावी अवस्था में आ जाए तो इस व्यक्ति में रुधिर स्कंदन कारकों का निर्माण नहीं होता, और नहीं होगा तो उस व्यक्ति में जो ब्लड है, कहीं अगर इस व्यक्ति के कट लग जाए, चोट लग जाए, तो इस व्यक्ति का ब्लड नहीं रुकता है और इसकी मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, हीमोफीलिया आपने 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है ना। तो इसका छोटी छोटी सी बात है इसमें हीमोफीलिया में, कि अगर आपको इतना सा याद रखना था इसमें कि भाई हीमोफीलिया को हम ब्लीडर्स रोग कहते हैं और इसको हम शाही रोग भी कहते हैं, रॉयल डिजीज। इसका दूसरा क्या नाम है? रॉयल डिजीज, शाही रोग। क्यों है भाई रॉयल डिजीज? क्यों है? क्यों? क्योंकि यह डिजीज इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, मैं आपको बता दूं कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों की सेम वंशागति होती है, कोई भी डिफरेंट नहीं होता। जो हमने अभी वंशागति का अध्ययन किया था ना, परिणामता की, बिल्कुल उसी प्रकार की वंशागति हीमोफीलिया की होती है।
तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड की जो पूर्व महारानी विक्टोरिया थी वह स्वयं इस रोग की वाहक थी, क्योंकि ये मादा है तो मादा हमेशा रोग की क्या होती है, वाहक होती है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस में। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, शाही रोग भी इसको नाम देते हैं। और ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होती रहती है। ब्लीडिंग क्यों नहीं रुकती, क्योंकि अगर इसका एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन आ जाए तो उस व्यक्ति में रुधिर स्कंदन के कारक नहीं बनते। अब अगर कारक नहीं बनते तो आप सभी जानते हैं क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। हाँ, अब इसमें एक दो बात और है। अच्छा, इसका जब भी हमें आरेख बनाना हो तो मैं आपको बताऊं, आप केवल x के ऊपर H शो करेंगे, स्मॉल h। H का मतलब हीमोफीलिया, और बाकी सेम वंशागति है ना। जैसे ये एक नॉर्मल है और ये एक रोगी पुरुष है, इसके भी लक्षण पुरुषों में ही शो होते हैं, महिलाओं में नहीं होते। मैं कह रहा हूं ना, इनकी वंशागति डिट्टो जो हमने कलर ब्लाइंडनेस में पढ़ी है ना, वो है, केवल आप C की जगह पर H लिख देना बस, है ना, बिल्कुल सेम चलेगी। इसी प्रकार ये वाली जो हमने पहले देखी थी, समझ में आ रही मेरी बात। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार चलेगी। देखिए, यदि कोई सामान्य स्त्री का विवाह एक हीमोफीलिया ग्रसित व्यक्ति से हो जाए तो उसकी सभी संतानें कैसी हैं, नॉर्मल है। अगर इसकी पुत्री का विवाह हम फिर एक सामान्य पुरुष से करें तो उसके संतानों में, उसके लड़कों में हीमोफीलिया रोग के लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, हाँ, अब ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। जब आप नोट्स देखेंगे, इसको समझेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें ना। इसकी थ्योरी भी सेम है बिल्कुल, है ना, ज्यादा कुछ लिखने को नहीं है इसमें। अब इसने एक बात और कही थी कि जो हीमोफीलिया से ग्रसित महिला होती है, क्या बात कह रहा है कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित जो महिला है, क्योंकि ज्यादातर पुरुष होते हैं, लेकिन महिला हो जाए तो क्या होता है। अच्छा, अब महिला ग्रसित कब होगी, अगर उसकी मां वाहक हो और पिता रोगी हो, तब जाके ये कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी। तो ये रोगी स्त्री हो गई ना, ये वाली, है ना। तो पता है इसकी, ये हमेशा इसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों, जब ये वयस्क होती है तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो स्टार्ट होता है उसमें ब्लीडिंग होती रहती है, उसका क्लॉट नहीं जमता, है ना, क्योंकि आपको पता है ना, इसको हम ब्लीडर्स रोग कहते हैं, इसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता। तो महिलाओं में तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो सिस्टम होता है वो प्रत्येक मंथ होता है। ठीक है, तो जैसे ये वयस्क होती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने की वजह से इसकी हमेशा क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, रोगी महिला की। ठीक है, और बाकी जो थ्योरी है इसकी वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड डिजीज, जिसको हम क्या कह रहे थे, हीमोफीलिया कह रहे थे। क्या कह रहे थे, हीमोफीलिया। तो आप, आज हमने अपनी दो आनुवांशिक डिजीज के बारे में विशेष रूप से बात की, एक तो वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस और एक हीमोफीलिया। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो हीमोफीलिया है उसमें छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि ब्लीडर्स रोग के नाम से किसे जानते हैं या शाही रोग के नाम से किसे जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ, तो आप इसका भी आरेख बनाना चाहें तो बना लेना, मैं इसके दो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सामान्य और ये रोगी, और एक कंडीशन, सॉरी। ठीक है, इन दोनों के आप बना के, ये सामान्य स्त्री है, ये कौन है, रोगी पुरुष,
ये वाहक स्त्री और ये सामान्य पुरुष, ठीक है। और हीमोफीलिया से ग्रसित जो महिला होगी उसका जीन, उसके पेरेंट कैसे होंगे, ये वाले, ठीक है, वाहक स्त्री और रोगी पुरुष, ठीक है। इन तीनों को आप उतार के इनका आरेख बना लो, ठीक है, आपके काम ही आएंगे। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो आप बना लेंगे ना इन तीनों को, इनके भी आप आरेख बना लेना और उनके भी 3 आरेख बनेंगे कलर ब्लाइंडनेस के और 3 आरेख हीमोफीलिया के। आपकी बुक में नहीं है और आप हीमोफीलिया के अगर आरेख नहीं भी बना के आना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस के आरेख जरूर आपको बनाने हैं, ठीक है। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारे 1-2 टॉपिक और रह गए हैं, उनके बारे में हम कल बात करें, ठीक है।